So okay, let's start with the session that is SA300 series continuance. So where we have left, we have done with requirement, preliminary engagement activities. Okay, so we have to start from here now. Planning activities. So let's start. The auditor shall establish an overall audit strategy that sets the scope, timing and direction of audit and that guides the development of an audit plan. So देखो अब इसमें क्या था, ऑडिटर क्या एस्टेब्लिश करा है, ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी अपनी. वेट, टेक माय हाइलाइटर. सो क्या ऑडिट, ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी. अब देखो क्या करते हैं, किसके लिए हेल्प करती है, हमारी स्कोप के लिए, टाइमिंग के लिए और डायरेक्शन के लिए. अब इसके तीनों का मीनिंग क्या है और क्या और किसको गाइड करती है, डेवलपमेंट को. किसकी डेवलपमेंट को, ऑडिट प्लान की. ये रही. अब इसका भी देखो इंटरप्रेट निकालते हैं कि देखो क्या ऑडिट जो, पहले एक बार तुम एक्सप्लेन करो फिर मैं अपनी इंटरप्रिटेशन देता हूँ, देखते हैं क्या है नहीं है. Explain. It means that strategy, overall strategy should be matlab, established by the auditor, which sets the scope, timing, direction. Scope means the area, timings, the how much time the audit will be going to be, and direction, the basically process in the way that audit should be done, and that guides the development of the audit plan. Matlab, that audit strategy will guide the development to a good, clear audit plan. Audit plan will guide or audit with strategy guides which overall plan, audit plan will audit plan first of all, we establish audit plan, then overall strategy. which has a wider scope, audit strategy or audit plan. Audit plan, planning, audit planning is a wider scope. Audit planning. Yes. So who will guide, audit plan or audit strategy will guide? Audit plan. Audit plan will guide. Kiran, audit planning is a. Kiran, is Mudit right? No, the sentence itself says that the audit strategy will guide the development of audit plan. Yes, if you see it. So. Correct. That's correct. Overall Audit strategy is always a wider scope. Yeah. Wait, what? Please repeat. What have you said? Audit strategy is a wider audit term. Strategy is always a wider scope. Yeah. Audit strategy is a wider scope. Yeah. Like based on the strategy, we plan the audit, and on the basis of that, the work is conducted. Are you sure? Audit strategy is a wider term. I think there is a difference between audit planning and audit plan. Audit planning is more wider than audit strategy, and audit plan is not wider than audit strategy. Correct. Audit plan, correct. Now it's correct. So देखो इसका सीधा सा देखो स्कोप, जैसे तुमने बोला था एरिया. अब एरिया देखो हमने क्या किया, जैसे ऑडिट के में जो स्टैट ऑडिट होती है उसके अंदर हमारा एरिया क्या होता है, ट्रांजैक्शन डिसाइड होती है कि हमें क्या क्या करना है. क्योंकि स्टैट ऑडिट में होता है कि हमें पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर अपनी ऑडिट करनी होती है. तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो एरिया कवर होगा, जैसे हमारे फाइनेंशियल डेटा, स्टेट रिसीवेबल्स, एक्सपेंसेस, सैलरी एरिया, HR एरिया, तो जो भी रिलेटेड हमारा एरिया कवर होगा तो हमारे वो सारा स्कोप में है. तो मान लो जो यही स्टैंडर्ड होते हैं हमारे कई बार दूसरी ऑडिट पे भी एप्लीकेबल हो जाते हैं. तो वो डिसाइड करते हैं कि हमारा कितना स्कोप एरिया है, क्योंकि जो हमारी स्टैट ऑडिट होगी तो उसी स्कोप है वो हमारा पूरा. वही टाइमिंग. अब टाइमिंग हो गया, जैसे हमारी पहले स्टार्टिंग में मेलिंग्स वगैरह जाती है क्लाइंट, जैसे क्लाइंट के साथ कि हमने कैसे रखना है, कि कितना हमें किस टाइम पे क्या डाटा चाहिए होगा, हमारी एस्टिमेशन कितनी होगी, कंप्लीशन कब तक हो जाएगी, तो हमें वो पहले बताना होता है. और डायरेक्शन वही होगी कि हमें जैसे किस हिसाब से अपने ऑडिट प्रोसीजर करने हैं फॉलो, कि जैसे टाइमिंग आएगी तो उस अकॉर्डिंग अपने उसी अकॉर्डिंग हमारे ऑडिट प्रोसीजर्स होंगे उसी के अकॉर्डिंग. जैसे हमने स्टार्टिंग में रखा था कि हमने स्टार्टिंग में पहले इन्वेंट्री की ऑडिट करनी है स्टार्टिंग के, जैसे मान लो हम 31 को फिजिकल इन्वेंट्री की करने गए हैं, स्टॉक चेकिंग करने गए हैं, तो हमारा वो टाइम होगा वहाँ पे कि हमारा हमने सबसे पहले ये करना है. तो उसकी डायरेक्शन भी होगी कि हमें किस वे में किस टाइम तक हमें कंप्लीट करना है. क्योंकि जैसे मान लो जो लिस्टेड एंटिटीज होती है उन्हें अपने फर्स्ट 2 मंथ्स में अपनी ऑडिट रिपोर्ट इशू करनी होती है, और जनरली मोस्टली सभी की मई मंथ के अंदर वो ऑडिट रिपोर्ट इशू हो जाती है पूरी फाइनेंशियल की, क्योंकि लिस्टेड एंटिटीज को अपनी रिपोर्ट जो होती है, जो रिजल्ट होते हैं वो जल्दी डिक्लेयर करने होते हैं. तो वहाँ प्रॉपर अपना बिल्कुल फिक्स टाइमिंग होता है कि इस दिन तक, इस टाइम तक ये कंप्लीट हो जाना चाहिए. तभी हम कहते हैं ना बिग 4 के अंदर कि जैसे प्रेशर की होता है वो यही कि
वो जैसे थोड़ा लेट नाइट तक काम करवाते हैं वहाँ पे, मतलब लेट नाइट इसलिए होता है कि उनकी डेडलाइन होती है बहुत, कि उन्हें अपने लिस्टेड एंटिटीज है, उन्हें वहाँ तक उन्हें करवाना ही पड़ेगा अपना, तो इसलिए उसकी टाइमिंग प्रॉपर होती है। वही डायरेक्शन के ऊपर आ गया। और यही कि हमारा गाइड्स करेगी, जैसे स्ट्रेटजी हम बना रहे हैं, तो वही हमारे जो ऑडिट प्लान को उसी को चेंज करती रहेगी आगे के अंदर, जो वो गाइड करती रहेगी कि हमारा ऑडिट प्लान कैसा होगा। प्लानिंग वाइडर टर्म है, प्लानिंग के अंदर आएगा कि हमारी स्ट्रेटजी क्या है, वो वही स्ट्रेटजी हमारे प्लान को डिसाइड करेगी। प्लानिंग वाइडर टर्म है, प्लान वाइडर टर्म नहीं, ऑडिट प्लान पे वही है कि हमको कैसे करना है। यू गॉट, समझ आ गया ये वाला पॉइंट प्रॉपर? Got it. Okay. Yes. So moving to next, in establishing the overall audit strategy, the auditor shall identify the characteristics of engagement that define its scope. क्या करना है देखो, while establishing क्या करना है, और ऑडिट स्ट्रेटजी जो हमने ऊपर पढ़ा था ना कि जो हमारे ऑडिट प्लान को हेल्प करेगी, तो उसके लिए जो एस्टेब्लिश, जब हम ऑडिट स्ट्रेटजी को एस्टेब्लिश करेंगे, तो ऑडिटर को क्या करना है यहाँ पे, क्या करना है कि आइडेंटिफाई द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंगेजमेंट दैट डिफाइन स्कोप, कि वही आगे कि जब हम ऑडिट स्ट्रेटजी देख रहे होंगे, तो हमें अपने पहले देखना होगा ना कि हमारा स्कोप क्या क्या है। तो जैसे मान लो हमारा स्टेट ऑडिट में तो हमारा फुल स्कोप होगा, तो हम अपने उसी अकॉर्डिंग हमें डिसाइड करेंगे ना कि हमारा क्या क्या चीज़ है जो एंगेजमेंट में हमने डिफाइन कर रखा होगा, कि हमने कितना एरिया चेक करना है। जैसे कई बार कुछ और टाइप की भी ऑडिट्स होती है, जैसे मान लो कोई हमें कोई स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन के लिए ऑडिट मिली है कि इसी ट्रांजेक्शन की ऑडिट करनी है, या मान लो कोई जॉइंट ऑडिट आ रखी है, तो उसके हम प्रॉपर उसके डिवीजन होगा ना कि ये ऑडिटर ये काम करेगा, इतना ऑडिटर ये एरिया में वर्क करेगा, तो उसका वो स्कोप होगा। तो वही एंगेजमेंट के अंदर वो लिखा होगा, तो उसी को अपने स्कोप के अकॉर्डिंग काम करना है वहाँ पे, क्योंकि जो लिस्टेड एंटिटीज होती है उसकी मोस्ट कई बार जॉइंट ऑडिट्स होती है, जॉइंट ऑडिटर्स होते हैं उनके वहाँ पे, क्योंकि उसका हैंडल करना कई बार सिंगल ऑडिटर के वो नहीं होता, सिंगल वो मतलब ट्राई नहीं कर पाते वो, तो वहाँ पे वो जॉइंट रखते हैं ताकि दोनों तरफ से रिलायंस हम चेक कर पाए कि दोनों एरिया सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। नेक्स्ट, ascertain the reporting objectives of ascertain the reporting objective of engagement to plan the timing of the, क्या करना है हमें, प्लान टाइमिंग करना है किसका, ऑडिट एंड नेचर ऑफ कम्युनिकेशन रिक्वायर्ड। कि अब देखो कि जो हमें रिपोर्टिंग, हमें ये भी देखना होगा ना कि हमें कहाँ किस किस को रिपोर्ट करना है, कि मान लो अगर कोई रिपोर्टिंग कोई अथॉरिटी है, हमें उस डेट तक हमें ये रिपोर्ट भी करना पड़ेगा, तो हम वो चीज़ भी चेक करके रखेंगे कि हमें वो पहले करके रखना है। कि मान लो जैसे अगर मान लो कि पीएफ की कोई डेट आ रही है, कोई टीडीएस रिटर्न की डेट आ रही है, तो हमें उससे पहले भी चेक करके रखना है कि वो इतना हो रखा है कि नहीं हो रखा, तो हम पहले वो चीज़ चेक कर सकते हैं। और वही क्या, ऑडिट के जो हमें नेचर, जैसे हम कम्युनिकेशन करेंगे टीसीडब्ल्यूजी के साथ या कोई और अप्रूविंग अथॉरिटी के साथ, तो हम वो हमें चेक करना पड़ेगा कि हमें कितना, हमें कब तक वो रिक्वायरमेंट होगी, हम कब कर सकते हैं वो चीज़। तो ये वो वहाँ पे आ गई ये वाली चीज़। नेक्स्ट, कंसीडर द फैक्टर्स, क्या हमें करना है, कौन से फैक्टर्स को, ऑडिटर्स प्रोफेशनल जजमेंट, प्रोफेशनल जजमेंट की उसकी क्या जजमेंट है। आर सिग्निफिकेंट इन डायरेक्शन ऑफ एंगेजमेंट टीम एफर्ट्स, कि वही आगे की हमारी प्रोफेशनल जजमेंट है कि हम उन्हें अपनी टीम एफर्ट्स के साथ कितनी जल्दी, अगर मान लो टीम हमारी सही तरीके से काम कर रही है, तो हम उस ऑडिट को जल्दी भी खत्म कर सकते हैं। तो वही आ गया कि हमें अपने फैक्टर देखने पड़ेंगे कि एंगेजमेंट टीम कैसे है, क्या-क्या किस टाइप के रिसोर्स है हमारे पास, ह्यूमन रिसोर्स है, तो हम उसको प्रॉपर्ली यूटिलाइज़ करें उसका। कई बार देखो जैसे अब ये बिग 4 में वही अपनी प्रॉपर यूटिलाइज़ेशन रखते हैं कि इस टाइम तक उनकी डेडलाइन होगी, तो उन्हें वो कंप्लीशन करना है। तो मिड साइज़ में थोड़ा-सा ये रिड्यूस हो जाता है कई बार वो, क्योंकि एप्रोप्रिएट पर्सन क्या पता है वहाँ पे तो अप्लाई ना हो, क्या पता जैसे जूनियर है, थोड़ा वो ना कर पाए अच्छी तरीके से, कई बार कोऑर्डिनेशन की प्रॉब्लम आ जाती है। तो हमें चीज़ मैच करके रखनी होती है, क्योंकि सीनियर रहेगा, उसको अपनी, जैसे मान लो अगर प्रैक्टिकली की बात करेंगे, तो हमें उसे भी अपनी स्टडीज़ के ऊपर फोकस करना होगा, क्योंकि जो ऑडिट करने जाएगा वो तो एक सीनियर होगा। ऐसे भी लेकिन बिग 4 में होंगे, वहाँ उसके मैनेजर्स भी होंगे, वो एक और ऊपर लेवल होगा, पार्टनर होगा, वहाँ पे पार्टनर तो चलो रिव्यू करेगा, जो आर्टिकल्स होंगे वो वर्क करेंगे वहाँ पे। तो डिपेंड करते हैं वहाँ पे अपने टीम एफर्ट्स क्या-क्या है हमारे, तो उसी अकॉर्डिंग हमारी प्रोफेशनल जजमेंट होगी कि हम ऑडिट स्ट्रैटेजी को हम कैसे डेवलप करें उसी अकॉर्डिंग, कि जूनियर को हम क्या काम दें, कि सीनियर को किस एरिया में वर्क अलॉट करना है हमें, तो वो चीज़ हम प्रॉपर एलोकेशन करके रखें अपनी। नेक्स्ट, कंसीडर द रिजल्ट ऑफ प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज़ and where applicable whether knowledge gained or other engagement performed by engagement partner for entity is relevant or not। इसको एक्सप्लेन करना पहले, क्या मीनिंग है इसका, ये हमने पहले प्रीलिमिनरी किया ना, तो एक बार तभी पूछ रहा हूँ, बताओ इसका क्या मीनिंग है, निकाल इस पैरा का मीनिंग बताना। 7D। One second. It means
if the audit was done by some other auditor in the previous year, I'm not sure. So we have to analyze the results of the audit which was done previously. And on the basis of that, we have to gain knowledge about what all basis the audit report was given. So, Kiran, do you know what is preliminary So which will engagement help activities? us to. Okay, it is the first thing is before the engagement, the activities which is done to understand the company. I guess that is preliminary engagement activities. Correct. I think so. You were mentioning the one point, right? Like if audit was done of like पिछले साल हमने मतलब किसी और ऑडिटर ने हमारी ऑडिट की थी, तो हम उसकी ऑडिट रिपोर्ट रीड करेंगे. ये एक स्पेसिफिक केस आ गया कि हमारा जो न्यू ऑडिटर है हम अपॉइंट हुए हैं, लेकिन मानो हम पिछले साल भी ऑडिटर थे, तो हम कई बार प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं कि हम असेस करते हैं कि एंटिटी का रिस्क एरिया क्या है, तो वहाँ पे वो एरिया डिसाइड करते हैं. हम मान लो कि हमें मैनेजमेंट के साथ कम्युनिकेशन करते हैं इस चीज की भी. अगर मान लो कम्युनिकेशन करते हैं, हमें कोई नॉलेज गेन होगी कि हमने कोई जैसे कोई एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे थे, तो हमें नॉलेज गेन होगी, तो वो कितनी रेलेवेंट है उसकी स्ट्रेटेजी के लिए, मतलब उस पर कितना इफेक्ट आ सकता है, तो हम उसको कंसीडर करके रखेंगे अपने ऑडिटर. उसको जब ऑडिट स्ट्रेटेजी बना रहा होगा वो अपनी, तो मान लो जब डिस्कशन की थी तो जो भी उसने निकाली, उसने कंक्लूजन निकाला, तो मान लो कोई एक एक्टिविटी जो एक एरिया था उसको लगा कि ये पॉइंट की सिग्निफिकेंट हो सकता है, तो हम इसको थोड़ा वाइडर एरिया रख के रखेंगे, तो वो अपनी स्ट्रेटेजी उसके अकॉर्डिंग डेवलप करेगा, तो वही अपना प्लान उसी के अकॉर्डिंग चेंज होगा अपना. इस पॉइंट का ये मीनिंग है. फिर नेक्स्ट, ascertain the nature, timing and extent of resources necessary to perform engagement. क्या है नेचर टाइमिंग ऑफ रिसोर्सेज? रिसोर्सेज जैसे क्या क्या हो गया यहाँ पे बताओ. रिसोर्सेज का क्या इंटरप्रिटेशन है यहाँ पे? Different areas. रिसोर्सेज डिफरेंट एरियाज. ओके, किरण. Resources means whether the evidence to be collected from external or internal, or directly or indirectly, kind of. Only that or Uske something basis extra? pe we have to decide. So only that or something extra is also there? Engagement. I think it's that. I'm sure there is something more as well. Correct. There is something extra also in that. So okay, देखो इसमें क्या था, रिसोर्सेज नेसेसरी किसके लिए? टू परफॉर्म एंगेजमेंट. हाँ, जो हम एंगेजमेंट परफॉर्म कर रहे हैं, तो एंगेजमेंट कौन कौन परफॉर्म करेगा? एक तो आर्टिकल्स हो गए, वो भी हमारे ह्यूमन रिसोर्स है. तो जो हम एक्सपर्ट हायर करेंगे वो भी हमारा रिसोर्स हो सकता है, कि हम अगर मान लो कोई एक्सटर्नल लीगल काउंसिल की हम हेल्प ले रहे हैं, तो वो भी हमारे रिसोर्स हो सकता है कि हमें किसकी लेनी है. अगर कोई वैल्यूएशन एक्सपर्ट है, एक्सपर्ट की कैटेगरी में आ जाएगा. लेकिन अगर मान लो कोई एक्चुरियल सर्विसेज है, वो भी मतलब आज उससे ही एक्सपर्ट की कैटेगरी में लेंगे. लेकिन मैं थोड़े और एग्जांपल उसी के अंदर थोड़ा और बता रहा हूँ कि जैसे एक्चुरियल आ गया, कि एक्सटर्नल लीगल काउंसिल आ गई, कोई मैनेजमेंट के साथ हमने कोई ऑडिट कमेटी के साथ हमने डिस्कशन करनी हो, तो वो सारी रिसोर्सेज हो गए वो, कि हमें कई बार अपनी टीम के साथ डिस्कशन करनी हो सकती है, तो वो फिर उसी का टाइमिंग डिफेंड होता रहेगा, चेंज होता रहेगा, कि हमें कब रखनी है, क्या क्या चीज एरिया में रखनी होगी हमें, तो उसी अकॉर्डिंग है. हमारा भी ये खत्म हो गया पैरा 7. अब इसमें क्या लिख रखा है? रेफर एनेक्चर. तो रेफर एनेक्चर पे आ जाते हैं हम. प्लानिंग एक्टिविटीज. So process of establishing overall audit strategy assists the auditor to determine, क्या डिटरमाइन करने में हेल्प करता है? सब्जेक्ट टू कंप्लीशन ऑफ ऑडिटर रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर. क्या जैसे हमने पढ़ा था ना कि रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर होते हैं कि जब हम स्टार्टिंग में रिस्क असेस करते हैं एंटिटी का, क्या अंडरस्टैंडिंग जब हम ऑब्टेन करते हैं, तो हम रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर लगाते हैं सबसे पहले हम जाके, फिर कंट्रोल्स पे रिलायंस लेते हैं, फिर सब्सटेंटिव प्रोसीजर लगाते हैं, फिर टीओडीज लगाते हैं हम, तो हम अदर प्रोसीजर लगाते हैं. सबसे पहले होता है रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर. तो उसके अंदर हम क्या मैटर्स कंसीडर करते हैं? रिसोर्सेज, वो आ गया रिसोर्सेज डिप्लॉय फॉर स्पेसिफिक ऑडिट एरियाज, कि हमें कौन कौन से रिसोर्सेज लगाने हैं उस वहाँ पे. कि एक तो आगे जैसे आर्टिकल्स की बात करके किस एरिया को लगाना है, किस एरिया में क्या लगाना है, वही हम बात कर रहे थे हमने वहाँ पे, कि क्या सच एज द यूज ऑफ अप्रोक्सीमेटली एक्सपीरियंस टीम मेंबर्स, वही आ गया. फॉर हाई रिस्क एरियाज, देखो इसने प्रॉपर डिफाइन कर दिया यहाँ पे. एंड इन्वॉल्वमेंट ऑफ एक्सपर्ट्स ऑन कॉम्प्लेक्स मैटर्स, देखो यहाँ पे वही आ गया कि हमें क्या हाई रिस्क एरिया में एक्सपीरियंस टीम मेंबर को रखना है, सीनियर आर्टिकल को, और हमें किसी की एक्सपर्ट की हेल्प चाहिए, वैल्यूएशन एक्सपर्ट, एक्चुरियल की,
तो वहाँ पे हम उसकी हेल्प ले लेंगे वहाँ पे कॉम्प्लेक्स मैटर्स के केस में, क्योंकि जैसे मान लो एम्प्लॉय बेनिफिट्स का जब हम एक्सपेंस निकालते हैं तो वहाँ पे कई सर्टेन जजमेंट्स वगैरह लगती है, तो वो खाली एक्चुरियल कई बार वो डिसाइड करता है, उसका वो काम होता है वहाँ पे, तो वो उसकी हम हेल्प ले लेंगे वहाँ से। एक हो गया, क्योंकि एक्चुअल रिपोर्ट आएगी तो हम उस पर रिलायंस ले लेंगे सीधा। अब एक हम ले लेंगे कि क्या, कि हम उस पे ले लेंगे, जैसे हम ये भी ना मेल पे मंगवा लेते हैं अपनी, क्योंकि अगर मान लो कोई गलत हुई तो सामने वाले की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, कि अब सामने वाला वो होगा उस पे, और उसकी जो साइनिंग होगी हम वो सारे प्रॉपर देखेंगे कि साइन कर रखे हैं, ये एंटिटी है, बस ठीक है, तो हम उस पर रिलायंस करके आगे चले जाएंगे। नेक्स्ट, अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज टू एलोकेट, अमाउंट कितनी रखनी है, पहले तो रिसोर्सेज क्या क्या रखने हैं कोई स्पेसिफिक के लिए, अब क्या बोल रहे हैं कितनी अमाउंट में रखने हैं। मान लो कोई लिस्टेड एंटिटी है, कोई बहुत बड़ी एंटिटी है, तो वहाँ पे अपने उतने नंबर ऑफ रिसोर्सेज हम इंक्रीज कर देंगे उस एरिया के लिए, कि मान लो कोई स्पेसिफिक एरिया को भी मान लो कोई ज़्यादा एरिया डिपेंड वो चाहिए, एक्सपीरियंस मेंबर चाहिए, तो वहाँ पे हम डिप्लॉय कर देंगे रिसोर्सेज को अपने वहाँ पे एलोकेट कर देंगे स्पेसिफिक ऑडिट एरियाज को, सच एज नंबर ऑफ टीम मेंबर्स, आगे वही नंबर डिसाइड कर लेंगे। टू ऑब्जर्व द इन्वेंट्री काउंट, कि मान लो जो इन्वेंट्री होगी बहुत लार्ज क्वांटिटी में होगी, तो एक सिंगल पर्सन क्या पता ना कर पाए वहाँ पे, कि मान लो, या फिर हम ये भी सोच सकते हैं कि मान लो एक ब्रांच, मतलब एक कंपनी है उसकी 7-8 ब्रांचेस हो रहा है, तो अब हर ब्रांच की एक बंदा तो कर नहीं पाएगा, तो हम वहाँ पे हर जगह एक एक पर्सन भेज देंगे, वो कर देंगे। तो वही बोल रहे हैं यहाँ पे कितनी एलोकेशन करेंगे, वो भी देखो क्या कह रहा है, मटेरियल लोकेशन जो ज़्यादा एरिया है, क्या एक्सटेंट ऑफ रिव्यू ऑफ अदर ऑडिटर वर्क, कि हमें कितना करना है एरिया, कितना यूज लेना है, इन केस ऑफ ग्रुप ऑडिट वही जॉइंट ऑडिट आ गई एक, एंड ऑडिट बजट इन आवर्स टू एलोकेट द हाई रिस्क एरिया, कि हमें आर मिलते हैं ना कि कंप्लीशन के, हमें जैसे प्लान में हम डिसाइड करते हैं कि कितने एरिया एलोकेट करने हैं, तो हम उस एरिया को फिर उतने एरिया ही करेंगे ना। फिर मान लो जैसे यही डिफरेंस होता है कि एक बिग फोर और एक कोई, अगर मान लो कोई और एंटिटी ऑडिट कर रही है, तो वो अपने एलोकेशन अपने थोड़े ज़्यादा भी कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे उनके जैसे एक तो क्लाइंट फीस आ गई है, एक कि उन्हें इतनी मिलेगी अमाउंट उस क्लाइंट के अकॉर्डिंग कि इतना एरिया है, उस अकॉर्डिंग अपने नंबर ऑफ रिसोर्सेज वहाँ इंक्रीज कर देंगे आर्टिकल्स को वहाँ पे, वही वैल्यूएशन एक्सपर्ट होंगे वो पे फीस कर सकते हैं उनको वहाँ पे, तो जो भी उन्हें बजटेड टास्क होंगे तो उस अकॉर्डिंग वो अलॉट करेंगे एरियाज को। ये हो गया। when these resources are deployed, जब हम उन्हें लगा देते हैं, such as whether an interim audit stage or at cut off dates, देखो इंटरिम ऑडिट स्टेज एक दो टाइप के ऑडिट मैंने कहा था ना, वहाँ पे डिफरेंट टाइप हमारा क्या स्कोप होगा डिफाइन करेगा, कि जैसे इंटरिम ऑडिट होगी कि जैसे 6 मंथ्स की होगी, कि हमें कभी भी बीच में करवानी पड़ जाए, तो इंटरिम ऑडिट होगी। अब की कट ऑफ डेट्स होगी, जैसे इन्वेंट्री काउंट के लिए 31 मार्च हो जाती है क्लोजिंग, क्योंकि हम वहाँ वैल्यूएशन कर लेंगे उसी डेट पे, बाद में तो क्या पता वो प्लस माइनस फिगर कर ले। अब बिग फोर होती है वो पहले अपनी ऑडिट करवा लेती है इन्वेंट्री ऑडिट इन्वेंट्री की, लेकिन जो मान लो जो मिड साइज होती है वो कई बार बाद में करवा लेती है अपना थोड़ा सा, वो उनमें मतलब कई बार इतना वो नहीं होता वहाँ पे, तो डिपेंड करता है वो एंटिटी भी। हाउ सच रिसोर्सेज आर मैनेज्ड, क्योंकि जैसे मान लो एक मैंने अभी केस देखा था कि वहाँ पे जैसे वीडियो, एक जो बिग फोर वीडियो है जैसे उसमें, तो उसमें एक खाली उसको ट्रांजेक्शन एज ए ट्रांजेक्शन ऑडिटर अपॉइंट किया गया है रिलायंस के लिए, रिलायंस कैप के लिए, तो ये भी होता है कि मान लो अब खाली एक ट्रांजेक्शन के लिए लगाया गया है, वो कौन सी ट्रांजेक्शन है वो तो डिपेंड करेगा। एक सेकेंड, कि जैसे उसके क्रेडिटर्स की, मतलब उनके क्रेडिटर्स ने अपॉइंट करवाया है ट्रांजैक्शन ऑडिटर एज अ वीडियो को, तो वहाँ पे अब क्या क्या चेक करवाएंगे वो किस एरिया को, तो डिपेंड करता है वहाँ पे। ठीक है, अब नेक्स्ट आ गया क्या, हाउ सच रिसोर्सेज आर मैनेज डायरेक्टेड एंड सुपरवाइज, जो पार्टनर का काम है वो डायरेक्शन भी दे सकता है, मान लो कोई सीनियर आर्टिकल है वो जूनियर को गाइड करेगा, डायरेक्शन देगा उसको कैसे काम करना है, उसको समझ नहीं आ रहा तो प्रॉपर वे बताएगा, सुपरवाइज करेगा उसको कि उसने जो वर्किंग किया वो चेक करवाए अपने सीनियर को, सही वो आ गया। सच एज व्हेन टीम ब्रीफिंग, जब टीम ब्रीफिंग और डीब्रीफिंग मीटिंग्स ये वो होती है कि मान लो जो स्टार्टिंग होती है ना, वहाँ पे हम टीम बनाते हैं कि कौन कौन डिप्लॉय करेगा इस एरिया में, तो वहाँ टीम बनाते हैं, तो हम डिस्कस करेंगे कि किस एरिया को क्या, किस पर्सन को क्या एरिया, क्या क्या एरिया अलॉट करना है, तो उस अकॉर्डिंग वो काम करेगा एज एक्सपेक्टेड जो भी उसको मिला होगा। हाउ एंगेजमेंट पार्टनर एंड मैनेजर रिव्यूज, जैसे अब मैनेजर यहाँ पे इसलिए आगे जैसे बिग फोर वहाँ पे है, एंगेजमेंट पार्टनर और मैनेजर कैसे रिव्यू करेंगे, एक्सपेक्टेड टू टेक प्लेस, फॉर एग्जांपल ऑन साइट पे करते हैं या ऑफ साइट कर रहे हैं, मतलब वहाँ जाके कर रहे हैं प्लेस की, या अगर मान लो ऑफ साइट मतलब घर बैठे वो कर रहे हैं वहाँ पे। एंड वेदर टू कंप्लीट सच एंगेजमेंट क्वालिटी EQCR होती है, कि मान लो कि जैसे एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल्स हमें देखने होते हैं कि प्रॉपर वो तरीके से कंप्लाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे,
कि जैसे जो हम ऑडिट कर रहे हैं, एक ये ऐसे नहीं है कि जल्दी हम जैसे बीच में उसकी खराब है ऐसे तरीके से ऑडिट कर दे, तो उसकी कई एंटिटीज की फिर पीयर रिव्यू, जैसे तुम सी फाइनल हो जैसे अभी, तो वहाँ पे तुम पढ़ोगे पीयर रिव्यू, क्वालिटी रिव्यू, तो जो बोर्ड्स होती है ऊपर, वो तुम हमारी भी ऑडिट करते हैं, हमारी सीए फर्म की, कि उन्होंने काम अपना कैसे कर रखा है, तो वो चीज़ होती है, तो उसका सर्टिफिकेट जाएगा, तुम अपने ऑडिट के चैप्टर में ही पढ़ोगे इस टॉपिक को भी। तो ये हो गया अपना पैरा वो। नेक्स्ट पढ़ते A10, क्या वो अपेंडिक्स की बात कर रहा है, अपेंडिक लिस्ट ऑफ एग्जांपल बता रहा है किसकी, और ऑडिट स्ट्रेटजी के लिए। चलो A11 को भी एक बार रीड कर लेते हैं, फिर एग्जांपल्स पे चले जाते हैं। वंस द ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी हैज बीन एस्टैब्लिश्ड, ऑडिट प्लान कैन बी डेवलप्ड। एक बार जब हमने ऑडिट स्ट्रेटजी को डेवलप कर लिया, तो हम अपने ऑडिट प्लान को डेवलप कर सकते हैं, किसके लिए, टू एड्रेस वेरियस मैटर आइडेंटिफाइड, कि जो हमने आइडेंटिफाई किया इन ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी, टेक into the account need to achieve the objective, कि जो ऑब्जेक्टिव ऑब्टेन करने के लिए, और क्या एफिशिएंट है कि नहीं वो ऑडिटर रिसोर्सेज, वो प्रॉपर एलोकेशन रिसोर्सेज क्यों नहीं चाहिए, हम वो भी पढ़ के आए ऊपर। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी एंड डिटेल ऑडिट प्लान आर नॉट नेसेसरी डिस्क्रीट, तो वो आ गया कि सीक्वेंशियल और कंटिन्यूअस प्रोसेस है, कि इंटररिलेटेड है, एक चेंज होगा तो दूसरे पे इफेक्ट आ जाएगा, तो वही चीज बात कर रहे हैं यहाँ पे। ये अब ये स्मॉल एंटिटीज के केस में बात कर रहे हैं, इन केस फिर एग्जांपल पे आ जाएंगे हम लास्ट प्लस। In case of small entities, entire audit may be conducted by a very small audit team, कि small audit team हमने कहा था कि जितनी डिपेंड करेगा। Many audit small entity involve engagement partner, जो करेगा उसके प्रैक्टिशनर होगा, वर्किंग विद वन एंगेजमेंट टीम मेंबर, कि एक पर्सन भी जा सकता है, कोई और भी जा सकता है, और विद अ स्मॉलर टीम कोऑर्डिनेशन एंड कम्युनिकेशन इज इजियर, मान लो 1-2 पर्सन तो वहाँ कम्युनिकेशन इजी हो सकता है, और इजियर मतलब थोड़ा इजी है कम्युनिकेशन करने में, उसको गाइड करने में, मैनेज करने में, सुपरवाइज करने में। एंड एस्टैब्लिशिंग ओवरऑल स्ट्रेटजी फॉर अ स्मॉलर एंटिटी नीड नॉट बी अ कॉम्प्लेक्स और टाइम कंज्यूमिंग एक्सरसाइज। वही मैंने कहा था कि अगर कोई हमें लिस्टेड एंटिटी की करनी होगी, वो थोड़ा टेडियस टास्क हो सकता है हमारे लिए, कि टाइम कंज्यूमिंग हो, लेकिन जो एक स्मॉलर साइज है उसके लिए क्या इतना वो करना, तो कई बार इस एरिया को इग्नोर कर देते हैं, वही जो लोकल हो गई या फिर कोई मिड साइज हो, कई बार वो इस एरिया को इग्नोर कर देते हैं इसी चीज को, क्योंकि स्मॉलर के लिए इट वेरीज, साइज एंटिटी पे डिपेंड करेगा, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑडिट, कितनी ऑडिट कॉम्प्लेक्स है, एंगेजमेंट टीम का हमारा साइज कितना है। फॉर एग्जांपल, अ ब्रीफ मेमोरेंडम प्रिपेयर्ड एट द कंप्लीशन ऑफ प्रीवियस ऑडिट बेस्ड ऑन रिव्यू ऑफ वर्किंग पेपर्स, कि हमने बना लिया कि कौन कौन से एरिया जो हमें इंपॉर्टेंट लगे थे, किस एरिया को हमने कंप्लीट कर लिया, तो हम डिफाइन कर सकते हैं पहले ही, हम किस एरिया को किस बेसिस हम कैसे आगे प्रोसीड करेंगे। अपडेटेड इन करंट पीरियड, कि जैसे हमने पिछले साल जो बनाए थे उसी को हमने ले लिया, लेकिन करंट पीरियड के अकॉर्डिंग उसको हमने अपडेट कर लिया बस। तो ये बात कर रहा है वो, देखो ऐसे खुद ही बता रहा है कि देखो क्या बेस्ड ऑन डिस्कशन, एक बार डिस्कशन कर लेंगे विद ओनर मैनेजर, डिस्कशन कर लेंगे पहले इस चीज की, एंड कैन सर्व डॉक्यूमेंटेड ऑडिट स्ट्रेटजी। देखो मैंने कहा था ना डॉक्यूमेंटेशन हर चीज की होती है, तो ऑडिट स्ट्रेटजी की भी डॉक्यूमेंटेशन होगी, जो कम्युनिकेशन डिस्कशन होगी तो उसकी भी डॉक्यूमेंटेशन होगी फॉर करंट, इफ इट कवर अंडर द नोटेड पैराग्राफ 7, जो हमने अभी डिस्कस किया था वही था। अब इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं क्या है, कौन सा अपेंडिक्स था, अपेंडिक्स लिस्ट ऑफ एग्जांपल, एक ही अपेंडिक्स है। A9 to 12, इनको टाइम लग जाएगा इनमें एग्जांपल, क्योंकि बहुत सारे हैं। चलो इसको नेक्स्ट सेशन में अपन कवर करेंगे, आज इस सेशन के लिए इतना। अब किसी को कोई डाउट हो इतने में तो बताओ। No. भाई टीम ब्रीफिंग और डीब्रीफिंग मतलब एक बार दोबारा बताना क्या होता है उसमें? हाँ, टीम ब्रीफिंग और डीब्रीफिंग होता है कि जैसे हम कई बार मीटिंग्स अरेंज करवाते हैं ना अपने क्लाइंट्स के साथ, या अपने खुद के अंदर भी करते हैं, तो वहाँ पे मान लो कोई हमें रिसोर्स, मान लो कोई और आर्टिकल चला गया, तो वहाँ पे हम वो डिपेंड करता है वहाँ पे अब केस टू केस कि हम क्या क्या चीजें करेंगे, तो ये वो बात कर रहे हैं। चलो क्या, तो मेरे लिए भी थोड़ी ये टर्म ऐसे न्यू है, तो इसको हम एक बार रिसर्च भी कर लेते हैं क्या है, इसको एक बार मैं थोड़ा रिसर्च में भी देख लेते हैं क्या है टीम ब्रीफिंग। Team briefing brings the manager together with the teams or face to face basis so that information can be delivered। क्वेश्चन आस्क कर सकते हैं हम कि वही अगर मैनेजर के साथ हम डिस्कशन कर लेंगे। टीम ब्रीफिंग तो वही हो गया कि हम मैनेजर के साथ कम्युनिकेशन क्या क्या चीजें पूछ सकते हैं, मान लो कोई जूनियर आर्टिकल क्वेश्चन हो, कि जैसे मान लो कोई, मैं हाँ थोड़ा मेरे को एग्जांपल याद आ गया, जैसे मान लो कोई तुम, जैसे अब मिड साइज एंटिटी में थे, मान लो कोई तुम, अब तुम मान लो अब बिग 4 की ऑडिट करने जा रहे हो, तो वहाँ के प्रोसेस तो अलग होंगे, वो कैसे ऑडिट करते हो एंटिटी की,
तो वही तुम उसके जो मैनेजर वहाँ के ऑडिट करता रहता है उस पर जो अलॉटेड था, तो मुझसे हम डिस्कस पूछ सकते हैं कि यहाँ पे कैसे होता है, क्या क्या प्रोसीजर होते हैं, थोड़ा मेरे को गाइड कर दो, कि मैं बस एक बार गाइड कर दो, मैं आगे उसको अपने आप इम्प्लीमेंट करवा लूंगा। फिर डिस्कशन होगी तो वो हम चीज़ पूछ सकते हैं टीम ब्रीफिंग में। एक बार डीप ब्रीफिंग का देख लेते हैं, डीप ब्रीफिंग और डीप ब्रीफिंग मीटिंग भी कर लेते हैं। An even meeting with the team where you carefully deconstruct and analyze a previous event। अच्छा, डीब्रीफिंग ये मान लो जैसे यही हो गया कि मान लो कोई एक ऐसा इवेंट हमने कोई आइडेंटिफाई कर लिया अपने ऑडिट के अंदर कि आपने पहले कि हम उसके अंदर डिस्कशन करनी पड़ जाए, हम आ गए तो वहाँ पे हम प्रॉपर एलोकेशन देखेंगे ना कि हम किसी को क्या रिक्वायरमेंट है। जैसे मान लो कोई जूनियर आर्टिकल था, उसने इतना काम कर रखा था, लेकिन मान लो वो सेटिस्फैक्टरी नहीं था, तो हम उसको गाइड करेंगे ना कि इसको ऐसे परफॉर्म करना है। या मान लो एक और एग्जांपल कि मान लो कोई सीए नया अपॉइंट हुआ था न्यू एज अ बिग फोर के अंदर, तो वहाँ उसको पता नहीं था कि उसने थोड़ा ये प्रोसीजर सही नहीं लगाए, तो हम इसको और आगे गाइड कर देंगे ना कि आपने एनालाइज करेंगे कि उसने कैसा काम किया, उसको वहाँ पे हम केयरफुली देखेंगे कि इसने ऐसे नहीं किया तो हम इसको कैसे करना चाहिए था, तो उसको गाइड कर देंगे। तो ब्रीफिंग और डीब्रीफिंग ये हो गया। वैसे वर्ड तो देखो, ये वर्ड अब तुम ऐसे कहीं नहीं पढ़ोगे इसको तुम, तो इस वर्ड को तुम क्या पता अपने उसमें कहीं हाईलाइट करके रख सकते हो, ब्रीफिंग एंड डीब्रीफिंग क्या होता है। देखो कोई मिड साइज किसी उससे पूछोगे, उसको ये मीनिंग पक्का नहीं पता होगा देखो ऐसे। लेकिन बिग फोर की मेरे को एक याद आ गया कि जैसे मान लो मैंने एक वो पर्सन है बिग फोर का, वो जैसे बता रहा था, तो मैंने उसकी याद आ गया मेरे को एग्जाम्पल वहां से कि वो जैसे मीटिंग अरेंज होती है बिग फोर के अंदर स्टार्टिंग, तो उस चीज का था यहाँ पे ये कि कई बार ये भी होता है कि मान लो आप किसी पर्सन को नहीं पता है, एक्सेप्ट कर लो, उस चीज़ को नहीं पता उसको, उसके बारे में रिसर्च करो तुम। जैसे मान लो मेरे को भी थोड़ा नहीं आइडिया लग रहा था कि परफेक्ट क्या होगा, तो उसको रिसर्च कर लो उसी वक्त क्या जा रहा है। जैसे मेरे को एक वर्ड फाइनेंस में एक न्यू टर्म आई थी, हेयर कट। अब हेयर कट इन फाइनेंस, अब तुम ऐसे जनरल मीनिंग कुछ सोच नहीं सकते, तो उसको रिसर्च करो उस वर्ड पे क्या होता है। अगर मान लो कोई तुम्हें न्यू वर्ड मिल रहा है, उसके बारे में रिसर्च कर लो। तो ऐसे तो बिग फोर में करते हैं कि मान लो कोई एक वर्डिंग पे वो पूरा अच्छी तरीके से रिसर्च वर्क कर देते हैं, तभी तो वहाँ का आर्टिकल थोड़ा ग्रूम होता है पहले से ही वहाँ पे। यही थोड़ा मिड साइज में यहाँ ये थोड़ा फर्क आ जाता है, कहीं थोड़ी रिसर्चिंग का होता है, वहाँ पे थोड़ा रिसर्च हो गया, एरिया वाइड हो गया थोड़ा। लेकिन क्या तो स्पेशलाइजेशन हो सकता है, लेकिन थोड़ा एरिया वाइड उसका हो गया ना कि उसके बारे में अच्छे से करेगा। तो ये चीज। और कोई डाउट है अब किसी को? सेशन वैसे टाइम एंड होने वाला है। No. चलो ठीक है, फिर करते हैं वाइंड अप आज के सेशन को, और मैं वो वीडियो अपलोड कर दूंगा फिर वो आज भी, वो कर दूंगा मैं उसको।